हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्लाइकोलिसिस टॉपिक। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैम ग्लाइकोलिसिस समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ और आई विल ट्राई कि ये आपको मैं इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकूं। ये टॉपिक जो ग्लाइकोलिसिस का आज हम करेंगे, इसकी आप दोनों वर्जन देख सकते हो। एक इसका बेसिक है और एक इसका एडवांस टॉपिक है। वो उन बच्चों के लिए है जो कि बीएससी बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत कोर सब्जेक्ट कर रहे हैं या बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, वो देख सकते हैं इसका एडवांस, क्योंकि बेसिक तो उनको सारा कुछ आता ही होगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं। और एमएससी के स्टूडेंट्स जो एमएससी बायोकेमिस्ट्री करते हैं या एमएससी ऑनर्स करते हैं, उनके लिए है ग्लाइकोलिसिस का एडवांस वर्जन। तो आप ये वीडियोस अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। कभी कोई स्टूडेंट ये सोचे, बीएससी का कोई स्टूडेंट है और वो ये सोचे कि मैम ने तो इतना डिटेल में बता दिया और हमने तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, हमने तो स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो दिस इज अ वेरी बेसिक मेटाबॉलिज्म पार्ट, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है और सबसे ज्यादा हम बोलते हैं कि बेसिक हमारा होता है ग्लूकोज। लेकिन अब ग्लूकोज से भी तो एनर्जी मिलती है। वो कैसे मिलती है? वो तब मिलती है जब ग्लूकोज हमारा मेटाबोलाइज हो जाता है। तो मेटाबोलाइज होने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ रिएक्शंस और एक साइकिल होती है, एक पाथवेज होता है, उसके थ्रू विद अ डिफरेंट यूसेज ऑफ एंजाइम हमें एनर्जी फाइनली मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस टॉपिक। तो जैसे कि आपको पता है, ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज से पायरुवेट को में कन्वर्ट करते हैं इनटू द 10 स्टेप्स। तो ये 10 स्टेप्स हमारे बहुत मेजर हैं। हर एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में आप सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को बनते हुए देखोगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और वहां पर जो एंजाइम्स के साथ साथ आपकी एनर्जी या तो यूटिलाइज होएगी या फिर आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा आपको मिलेगी। वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी होती है। साथ ही साथ इसके अंदर कहीं पर हमारे वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, कहीं पर यूज होता है। तो वो सारी चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है और आप उसमें से कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते हो। तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। नाउ फर्स्ट हमारा ग्लूकोज है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी हैव अ 10 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइकिल इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट मॉलिक्यूल। एंड जो ग्लूकोज हमारा होता है उसका स्ट्रक्चर होता है 6 कार्बन एटम्स का, ये आप सबको पता ही है। और वो 6 कार्बन एटम्स हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से विल गेट अ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुवेट। ठीक है, इट इज क्लियर। और जो हमारे 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, उनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज द प्रिपरेटरी फेज, सेकेंड इज द स्प्लिटिंग फेज एंड थर्ड इज द पे ऑफ फेज। ठीक है, जैसे कि आपको प्रिपरेटरी फेज में पता है कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि उसमें हमारा ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर या फिर फॉर स्प्लिटिंग। तो ये स्टेप 1, 2 एंड 3 ग्लाइकोलिसिस के जो 10 स्टेप्स हैं, उनमें से जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं वो आते हैं हमारे प्रिपरेटरी फेज में। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 दीज आर द प्रिपरेटरी फेज। और प्रिपरेटरी फेज में हमेशा हमारा एटीपी मॉलिक्यूल का या एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एटीपी यहाँ पर यूज हो रहा है इन स्टेप 1 एंड स्टेप 3। इसके बाद आते हैं हमारे 4 एंड 5 नंबर स्टेप्स विच इज अ स्प्लिटिंग स्टेप। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इनटू द 3 स्टेप में, वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द 2 डिफरेंट कंपाउंड्स विद ऑफ 3 कार्बन ईच। एक 3 कार्बन का इधर बनेगा और 3 कार्बन का इधर बनेगा, और उसकी फर्दर फिर साइकिल्स आगे मूव करती है। फिर बाद में आते हैं हमारे स्टेप 6 to 10 जो कि हमारे पे ऑफ स्टेप्स हैं। पे ऑफ फेज है, उसमें क्या होता है कि पे ऑफ मतलब कि वो हमें कुछ पे करेगा। और क्या पे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म से अल्टीमेटली तो हमें एनर्जी ही चाहिए। तो यहाँ पर हमें एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ
NADH। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सबको ही पता होगा। ये हमारा दो फॉर्म में होता है, एक होता है ओपन फॉर्म और एक होता है हमारा रिंग फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर लिखा है विच इज दिस, जिसमें कि हमारे 6 कार्बन हैं, और वो 6 कार्बन कैसे होते हैं, 1 कार्बन इज दिस, देन सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। These 6 कार्बन्स इज अ स्ट्रक्चर जो कि रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारा ग्लूकोज का। तो अब क्या है कि ग्लूकोज का हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमने कोई भी फूड इनटेक किया है, किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जब हम इनटेक करते हैं तो वो जो ब्रेक होता है तो फाइनली वो हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देता है, और वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारी ब्लड के अंदर एंटर करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो अब जब हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया है हमारी ब्लड के अंदर, लेकिन अब उसको फाइनली मेटाबोलाइज भी तो होना है। अब वो मेटाबोलाइज कैसे होएगा, तो वो हम यहाँ पर करते हैं। और ये एक बेसिक है क्वेश्चन कि कभी कभी आता है एग्जाम्स में कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है वो सेल के किस पार्ट में होती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है वो हमारी होती है इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ये 10 स्टेप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्लाइकोलिसिस हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और उन सेल्स के अंदर भी होती है जिन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, जैसे कि हमारी कॉर्निया ऑफ आई। तो ऐसे करके हमारे कई सारे हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं जहां पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, वहां पर भी हमारी एकदम से जो सोर्स होता है ऑफ एनर्जी का वो हमारा ग्लूकोज होता है, और वहां पर ग्लाइकोलिसिस होती है। तो सबसे पहले हमारा रिंग स्ट्रक्चर है, और फर्स्ट स्टेप में हमारा ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स की, जैसे कि हमारा जहां पर भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन मतलब कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप या फिर रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, उसको हम डीफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो इन दोनों में से यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का कहीं भी अगर हमारा एंट्री हो रही है या एग्जिट हो रही है, वहां पर हमेशा हमारा काइनेज एंजाइम वर्क करता है, और काइनेज एंजाइम हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस और या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयन वर्क करता है। तो जहां पर भी आप काइनेज एंजाइम लिखेंगे वहां पर आपको इन दोनों आयंस में से किसी भी एक आयंस का नाम मेंशन करना है। अगर आप नहीं मेंशन करते हो तो इसके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 फॉस्फेट हो रहा है, यानी कि 6 पोजीशन पर हमारा एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप है। तो जब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होगा तो हमें फॉस्फेट कहाँ से मिलेगा, हमें फॉस्फेट मिलेगा फ्रॉम द एटीपी मॉलिक्यूल, क्योंकि एटीपी क्या है, एटीपी इज अ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि हमारे एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होते हैं। तो एटीपी हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करके एटीपी में कन्वर्ट होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर लिखूं तो जो एटीपी है ये हमारा कन्वर्ट होता है इनटू द एटीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप। फिर इसको फर्दर अगर हम फॉस्फोराइलेशन करें तो वी विल गेट अ एएमपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो ये अपने फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता रहता है और डोनेट कर देता है जिस भी मॉलिक्यूल को चाहिए या जिस भी सबस्ट्रेट को चाहिए फॉर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या है कि एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि हमें एक फॉस्फेट ग्रुप मिला और वो फॉस्फेट ग्रुप हमारा अटैच हो गया ऑन द 6th पोजीशन। हमारी पोजीशन यहां से शुरू हुई थी 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द 6th नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है, जो कि मैंने रेड कलर से मेंशन किया है, तो जिससे कि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो सके। तो यहाँ पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है और वो हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो हेक्सो मीन्स 6 कार्बन, तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप ग्लूकोकाइनेज भी यूज कर सकते हो। हेक्सोकाइनेज इज यूज फॉर द 6 कार्बन एटम रिंग के लिए हम यूज करते हैं, और अगर हम ग्लूकोकाइनेज यूज करते हैं तो इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर ओनली ग्लूकोज। ठीक है, तो हमने हेक्सोकाइनेज लिखा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम जहां पर भी हम काइनेज मेंशन करेंगे वहां पे वी हैव टू राइट द Mg+2 आयंस।
तो अब हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है इनटू द फर्स्ट स्टेप, और दिस स्टेप इज अ इरिवर्सिबल स्टेप। तो जितने भी हम स्टेप्स पढ़ेंगे फ्रॉम 1 to 10, हमें वहां पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे इरिवर्सिबल हैं और कौन कौन से स्टेप्स हमारे रिवर्सिबल हैं। तो जो हमारे इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं वो हमारे रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं, वहां पर हमारी रेगुलेशन होती है। रेगुलेशन मतलब वहां पर हम उस रिएक्शंस को फर्दर बनने से रोक सकते हैं। तो अब हमारी क्या है कि यहाँ पर रेगुलेशन होगी। इसके अलावा हमारा फर्स्ट स्टेप, third step and 10th step. These 3 steps are the irreversible steps. Very easy to learn. 1, 3 and 10. आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। 1, 3 and 10 steps जो हैं वो हमारे irreversible हैं और rest of all the 7 steps are reversible. तो इसलिए आपने यहाँ पर देखा भी होगा कि मैंने सिंगल हेडेड एरो लगाया है। सिंगल हेडेड एरो का मतलब कि अगर ग्लूकोज से एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो इट विल नॉट बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज, दोबारा से ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो हमारा एज अ सबस्ट्रेट वर्क करेगा और उसे प्रोडक्ट बनाना है। तो अब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आपको तो ये बात पता ही है कि ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है वो आपस में आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज की रिंग और 6 कार्बन्स की होती है और फ्रक्टोज की रिंग हमारी 5 कार्बन्स की होती है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है फ्रक्टोज का। यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है वो 5 रिंग्स का है और यहाँ पर हमारा कार्बन स्टार्ट होता है यहाँ से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 एंड दिस वन इज द 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मैंने आपको बताया है कि ग्लूकोज से जब फ्रक्टोज बनता है तो वो दोनों आपस में आइसोमर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ पर एंजाइम भी कौन यूज होगा, आइसोमरेज। जितने भी एंजाइम्स हम यूज करते हैं तो आप सबको पता होगा कि हम उनके लास्ट में लिखते हैं एज। एज वी हैव टू राइट। अगर कहीं भी एज लिखा हुआ है किसी भी नेम के आगे तो वो हमारा एंजाइम होगा। और यूजुअली जो हमारे एंजाइम्स के नेम होते हैं वो या तो हमारे प्रोडक्ट के नेम पर होते हैं या फिर हमारे सबस्ट्रेट के नेम पर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना है उस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप भी था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी है और यहाँ पर इस रिंग का यहाँ आइसोमेरिज्म हो रहा है तो इसलिए हम एंजाइम भी यूज करेंगे आइसोमरेज। ठीक, तो अब हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया है। इसके साथ ना तो किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही कोई आयन की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज हमारा आइसोमेरिज्म कर देता है, ग्लूकोज की 6 मेंबर्ड की रिंग को 5 मेंबर्ड की रिंग में कन्वर्ट कर देता है। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अगेन हमारा नेक्स्ट थर्ड स्टेप में बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि इससे पहले जो स्टेप में जो हमारा फॉर्म हुआ था वो हुआ था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज का 6 पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, लेकिन अब यहाँ पर हमारा 1,6 बिस फॉस्फेट है, यानी कि हमारी फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो गया है। इसके लिए हमारा जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले स्टेप में बताया है कि जहां पर भी हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है एनी फॉस्फेट ग्रुप का, या तो वो एडिशन हो या फिर रिमूवल हो, तो वहां पर हम हमेशा काइनेज एंजाइम यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर काइनेज एंजाइम यूज होगा तो ऑब्वियसली बात है हमें आयन भी मेंशन करना पड़ेगा। तो वी हैव टू मेंशन द आयन Mg+2 और K+ आयन। तो यहाँ पर मैंने आयन भी यूज कर दिया है और ATP से ADP भी हमारा फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ से आएगा, वो तो हमारा ATP से ही आएगा। जब हमारा ATP ADP में और फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा तो यही तो फॉस्फेट ग्रुप है जो हमारे यहाँ पर आकर अटैच होगा। तो ATP का हमारे यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है। तो दिस इज अ 3 स्टेप। और अब यहाँ पर देखो कि इस वाले स्टेप में जब हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था तो ओनली 6 पोजीशन पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि वी हैव अ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि हमारी फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। 6 पे तो ऑलरेडी था ही,
फर्स्ट पे भी अटैच हो गया। तो दिस इज द थर्ड स्टेप जिसमें कि हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फोर्थ स्टेप जिसमें कि हमारी स्प्लिटिंग होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि फोर्थ और फिफ्थ स्टेप जो है वहां पर हमारी होती है स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन किसमें होगा? 6 कार्बन का हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू द 3 डिफरेंट कार्बन एटम मॉलिक्यूल्स। और उसके लिए एंजाइम यूज होता है हमारा एल्डोलेजेस। एल्डोलेज एंजाइम का मेन फंक्शन ये होता है कि ये हमारे मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है इनटू वन फॉर्म ऑफ कीटोन एंड वन फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो आपको पता है आपस में क्या है, दे आर ऑल्सो आइसोमर्स। तो अब हमारा यहाँ पर जो एल्डोलेजेस यूज हुआ तो वो एल्डोलेजेस ने इसको ब्रेक कर दिया इनटू द 2 डिफरेंट पार्ट्स विच इज अ डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको हम डैब भी बोलते हैं। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ एसीटोन। और एक फॉर्म होती है हमारे एल्डिहाइड की, तो इसको हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यानी कि इसकी थर्ड पोजीशन पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे। वो कैसे होगा? क्योंकि जब हमारा इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये हुआ ऐसे स्प्लिटिंग हो गई। और स्प्लिटिंग होने की वजह से एक बार तो हमारा थर्ड पोजीशन पर आएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा कन्वर्ट हो गया इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये वाला पार्ट हमारा कन्वर्ट हो गया इनटू द डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, इट इज क्लियर। तो इसके लिए एंजाइम हमने यूज किया एल्डोलेज। अब हमारा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ओपन होके लिखा है क्योंकि 3 कार्बन्स का है, तो 3 कार्बन्स का तो हम रिंग फॉर्म में नहीं लिखते हैं, होता ही नहीं है। तो 3 कार्बन्स का जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो हमने ओपन करके लिखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया CH2O PO3 एज इट इज है। फिर हमारा C डबल बॉन्ड O आएगा विच इज अ कीटोन फॉर्म एंड दिस इज अ COH H और H। यानी कि हम इसको अगर क्लोज करके लिखें तो दिस इज अ CH2OH। तो एक तो हमारी एसीटोन फॉर्म हो गई है और एक हमारी फॉर्म हो गई है एल्डिहाइड की। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है? दिस वन। ये हमारा जो ग्रुप है ये हमारा एल्डिहाइड है। यहाँ पर ये हमारा जो ग्रुप है वो हमारा है कीटोन। क्लियर? तो ये हमारी दोनों फॉर्म्स फॉर्म हुई है। अब क्या है कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस के लिए फर्दर हमें रिक्वायर्ड होता है सबस्ट्रेट फॉर फर्दर रिएक्शंस, वो हमारा होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अगर मैं बोलूं कि ग्लूकोज से हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक बन गया है, ये दोनों चीजों की स्प्लिटिंग हो गई है और सिर्फ ग्लिसरल्डिहाइड ही हमारा आगे फर्दर मूव कर रहा है, तो जो एसीटोन फॉर्म है वो तो हमारी एक्यूमुलेट होती रहेगी। उस एक्यूमुलेशन को रिमूव करने के लिए, और वो एक्यूमुलेशन हमें चाहिए भी नहीं, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है DHAP की, क्योंकि वो हमारा कहीं भी किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज नहीं होता है। तो अब हम उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नेम होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आइसोमरेज एंजाइम का फंक्शन क्या है कि वो आइसोमर्स फॉर्म करता है, जैसे कि हमने पहले रिएक्शंस में भी किया है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाया है, वो भी एक आइसोमर है। तो यहाँ पर भी जो हमारा कीटोन है और एल्डिहाइड है वो भी आपस में आइसोमर्स हैं। तो ये जो हमारा कीटोन होता है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एल्डिहाइड फॉर्म और ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम्स के थ्रू, एंड दिस इज द 5 स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और ये स्टेप भी हमारा रिवर्सिबल होता है, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने देखो एरो भी इसका अपवर्ड्स लगाया है। अगर ये हमारा इरिवर्सिबल होता तो ये एरो में अपवर्ड्स नहीं लगाती, ये हम सिर्फ डाउनवर्ड्स ही लगाते। तो एज दिस स्टेप इज रिवर्सिबल तो हम एरो जरूर मेंशन करेंगे। आपने जब भी ग्लाइकोलिसिस साइकिल एग्जाम में आनी है उसको प्रॉपर लिखना है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी कुछ एक एरर कर दिया तो आपके उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आती है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स ये अगर नहीं आती तो इससे रिलेटेड बीच के कोई क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, किसी एंजाइम के बारे में पूछ लेते हैं, किसी स्टेप्स की बारे में पूछ लेते हैं कि इस स्टेप में क्या फॉर्म हुआ। तो वो आपको जब तक डिटेल स्टडीज नहीं होगी तो आपको क्लियर नहीं होगा। अब हमारा क्या हो गया, 5th स्टेप में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया है। तो जैसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहती है, ये यहाँ पर यूटिलाइज होता रहता है फॉर फ्यूचर रिएक्शन, तो उस टाइम पर ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज अपना काम स्टार्ट करता है, हैप को कन्वर्ट कर देता है इनटू दिस एल्डिहाइड फॉर्म फॉर इट्स फर्दर प्रोसेस। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है 6th स्टेप विच इज ऑल्सो अ
रिवर्सिबल स्टेप। इसको मैंने आगे कंटिन्यू किया है तो इसको डिवाइड करके, जिससे कि आपको एक ही बारी में समझ में आ सके पूरी ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स। स्टेप में हमारा बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो जहां पर भी हम 8 यूज करते हैं वहां पर हमारी आयन फॉर्म होती है। तो इसके आगे जितने भी अभी तक आप यहाँ पे पढ़ोगे तो वहां पर सारे 8 हैं, तो सब जगह आपको आयन्स मिलेंगे। दिस इज द 8। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट विच इज दिस। अब यहाँ पे क्या था कि अभी तो आपने देखा कि थर्ड पोजीशन पर ही ओनली हमारा लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, लेकिन यहाँ पर हमारा फर्स्ट पोजीशन पर भी अब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमारा या तो एटीपी यूज होता है क्योंकि वही हमारा एनर्जी के लिए, और उसके साथ साथ हम NADH भी यूज कर लेते हैं जो कि एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज मॉलिक्यूल है, और वो भी हमें प्रोवाइड करता है फॉस्फेट ग्रुप या फिर एनर्जी। तो यहाँ पर हमारा एंजाइम जो यूज होता है वो यूज होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि सिंस हमारा डिहाइड्रोजिनेज यूज हो रहा है, NADH यूज हो रहा है, तो एंजाइम भी हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूज होगा, डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा, और साथ में इसका नेम होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विच इज दिस, क्योंकि इस सबस्ट्रेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है और इसीलिए इसका नाम भी होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इट इज वेरी इजी टू लर्न, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो। तो 6 स्टेप में हमारा बन गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो दिस इज द CH2PO3 OH एंड एक फर्स्ट पोजीशन पर भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो गया है। इसके बाद आता है हमारा 7th स्टेप। 7th स्टेप में क्या है कि अभी तक हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पर भी फॉस्फेट ग्रुप है। अब नेक्स्ट पोजीशन पे हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, यानी कि हमारा यहाँ पर अब ये ग्लिसरेट फॉर्म होना है। ठीक है, और ये PO3 हमारा रिमूव होना है। तो इस PO3 को रिमूव करने के लिए, या यहाँ पर मैं बोलूं कि यहाँ पर ग्लिसरेट मॉलिक्यूल को ऐड करने के लिए हमने ये किया, क्योंकि इनिशियली तो हमारा पहले भी थर्ड पोजीशन पर ही फॉस्फेट ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर उस टाइम हमारा था एल्डिहाइड ग्रुप और हमें चाहिए ग्लिसरेट, यानी कि हमें 8 चाहिए, कार्बोक्सिलिक का COO माइनस चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले यहाँ पर अटैच किया फॉस्फेट ग्रुप को और उसके बाद हमने इसको रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो मैंने आपको बताया जहां पर भी काइनेज यूज होगा वहां पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप या तो ऐड होगा या फिर रिमूव होगा। अब हमारा यहाँ पर रिमूवल है, तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है और हमें पता है कि 6 स्टेप से लेकर 10 स्टेप की जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वहां पर हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये हमारी पे ऑफ स्टेज है, पे ऑफ फेज है। तो यहाँ पर अब हमें एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और वो फॉस्फेट ग्रुप हमें कौन लेगा? ADP का मॉलिक्यूल। ADP का मॉलिक्यूल आएगा जो कि हमारा यहाँ पर रिलीज हुआ था, वो हमारे यहाँ पर आएगा, और जो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ, ये यहाँ से जैसे रिमूव होगा तो ये ADP के पास पहुंचेगा और ADP ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और काइनेज की प्रेजेंस में है तो Mg+2 आयंस तो आपने लिखने ही लिखने हैं, तो वो भी हमने यहाँ मेंशन किया है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो भी हमने मेंशन कर दिया है। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हमारा एंजाइम यूज होगा जो कि हमारा इसके नेम पर है। अब हमारा थर्ड पोजीशन पर फॉस्फोग्लिसरेट है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, यानी कि अब हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर अटैच होगा। तो उसके लिए जो हम एंजाइम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, क्योंकि हमारे यहाँ पर म्यूटेशन होनी है। म्यूटेशन मतलब कि हमारे चेंजेस होने हैं। जो हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप है ये हमारा इस कार्बन पर पहुंचना है, तो उसके लिए हम म्यूटेज एंजाइम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Mg+2 आयंस, और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो होगा ये ऊपर जंप कर जाएगा और यहाँ से जो H निकलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि फॉस्फेट ग्रुप तो तभी लगेगा ना यहाँ पर वैलेंसी खाली होगी, तो ये जो OH के बीच का बॉन्ड है ये होगा हमारा ब्रेक। जैसे ये ब्रेक होगा तो H यहाँ से रिमूव होकर अटैच होगा यहाँ पर, और जो PO3 2- है वो हमारा ऊपर अटैच हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे अब
थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन कार्बन पर आ गया है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, तो हम इसको बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट है। इसके बाद ये हमारा 8 स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 9 स्टेप, विच इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब हमारा सेकंड पोजीशन पे तो पहुंच गया, अब हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनना है। तो उसके लिए एंजाइम यूज होगा अगेन इनोलेज। वहां पर हमारा एल्डिहाइड बनना था तो हमने एल्डोलेज यूज किया। यहाँ पर हमारा इनॉल बनना है तो हम यहाँ पर इनोलेज यूज करेंगे। वेरी सिंपल। और जब इनोलेज यूज होता है तो हमारा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से होगा? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा OH हमारा यहाँ से और 1H हमारा यहाँ से। तो OH और H मिलके क्या बनाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर रिमूव हो गया। तो दिस एरो रिप्रेजेंट की वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, ये बाहर की तरफ एरो है। अगर मैं अंदर की तरफ लगाऊं तो इट इज यूटिलाइज्ड। तो जितनी भी आप मेटाबॉलिज्म में रिएक्शंस पढ़ोगे, किसी बुक में भी पढ़ोगे, तो वहां पर आपको ये एरोस का बड़ा ध्यान रखना है कि एरो आपने कहाँ लगाना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे बस लिख दिया, एरो ये लगा दिया और H2O लिख दिया, तो अब ये नहीं समझ में आता कि उस रिएक्शन में ये रिलीज हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा रिलीज हो रहा है तो मैंने एरो बाहर की तरफ लगाया है। तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिलीज हो गया फ्रॉम दिस। अब जब यहाँ से रिलीज होगा तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई। तो आपको पता है कि जो कार्बन मॉलिक्यूल से कार्बन एटम्स होते हैं वो हमारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी बियर करते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होती है और वो कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा इस H और OH को रिमूव होने के बाद डबल बॉन्ड। तो दिस इज अ डबल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, तो दिस इज अ 9 स्टेप। और जो लास्ट स्टेप होता है हमारी इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल का 10th स्टेप, उस स्टेप में हमारा फाइनली बनता है पायरुवेट का मॉलिक्यूल। और जब पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनता है तो इट इज, तो आपको पता ही है कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो आपको पायरुवेट का स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। और जब पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनेगा तो वो कैसे बनेगा? क्योंकि जैसे कि आपको नाम पता है कि पायरुवेट है तो यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप तो अटैच है नहीं, तो ये वाला फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ से हो जाएगा रिमूव। और जैसे ही रिमूव होगा तो इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? ADP, क्योंकि ADP को तो एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए ATP में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये ATP में कन्वर्ट होने के लिए ये फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा और ADP से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ATP। और जैसे कि फिर अगेन हमारा फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल हो रहा है तो एंजाइम कौन सा यूज होगा? काइनेज। तो काइनेज कौन सा यूज करेंगे? पायरुवेट काइनेज, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज होना है, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होएगा तो वो ADP से ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी वेरी इजी। और काइनेज एंजाइम यूज होता है तो आपको पता ही है कि Mg+2 आयंस या फिर K+ आयंस हम लिखते ही है। तो फाइनली हमारा बन गया पायरुवेट। और जब हमारा पायरुवेट बना तो ये हमारा PO3 बाहर निकल गया। और जब ये PO3 बाहर निकला तो यहाँ पर एक अटैचमेंट भी तो हुई है ADP के साथ फॉस्फेट ग्रुप की, और जब वो अटैच हुआ तो वहां से हमें मिला एक हाइड्रोजन एटम और वो हाइड्रोजन हमारा अटैच हो गया इस कार्बन के ऊपर। तो हमारा फाइनली स्ट्रक्चर बन गया पायरुवेट का, जो कि 3 कार्बन का है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस साइकिल ऑफ 10 स्टेप्स। लेकिन अब इसमें क्या है कि हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बना है, वो कब? जब इस 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ये रिएक्शन स्टेप्स चले। अब हमारा ये वाला भी तो कन्वर्ट होएगा इसमें, तो ये रिएक्शन दोबारा से चलती है। तो यहां तक तो हमारी रिएक्शन होती है 1 टाइम। इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद ये वाले जो स्टेप्स होते हैं 6 to 10 स्टेप, ये हमारे 2 टाइम्स चलते हैं। तो हमारी फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म हो जाते हैं। तो ये है हमारी ग्लाइकोलिसिस का डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड मैकेनिज्म भी आप बोल सकते हैं, डिटेल्ड स्टेप्स भी बोल सकते हैं। इसमें आपने बहुत इजी वे में समझा भी है और आप इसको खुद भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप खुद इससे प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं खुद से, हम वर्बली पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब आता है सब आता है सब आता है, लेकिन जब हम उसको लिखने बैठते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आता, हमारा सब ब्लैंक हो जाता है। हमें नहीं समझ में आता कि कौन सा ग्रुप बॉन्ड हमने कहाँ पर अटैच किया था, कौन सा ग्रुप हमने कहाँ अटैच किया था। तो आपको ग्लाइकोलिसिस की प्रैक्टिस खुद से ही करनी है।
ये मैंने आपको बता दिया है। इरिवर्सिबल स्टेप्स 3 होते हैं, 1, 3 एंड 10। और जो हमारी प्रिपरेटरी फेज होती है उसमें 1 और 3 स्टेप पर ही हमारा एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से स्टेप में यूटिलाइजेशन होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कि पे ऑफ फेज में कौन कौन से स्टेप्स पर हमें एनर्जी मिलती है। तो इट इज ऑन द 6 स्टेप, 7 स्टेप और द 10। तो 6, 7 और 10 पर हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और इन द फॉर्म ऑफ एनएडीएच। तो ये है हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और ऐसे टॉपिक पर डिफिकल्टी आ रही है जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी अपना लेक्चर बना सकती हूँ। थैंक यू।